Hello everyone. Welcome to the journey of learning with Meenakshi Bajaj. I hope you are enjoying learning with my channel और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। तो आइए नॉलेज को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं और आप पहुंचे हैं 4th पार्ट के ऊपर। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल थ्योरी एंड सोशल जजमेंट थ्योरी। जो पहले के 3 पार्ट्स हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो पहले आप उन्हें सीक्वेंस में देख लीजिए ताकि आपको 4th पार्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। ये जितनी भी थ्योरीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारी हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन की। एटीट्यूड जब भी फॉर्म होता है उसके पीछे काफी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, या यूं कहूँ एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस जिसके कई सारे कंटेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी हमने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। आज हम सेकंड कैटेगरी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फंक्शनल, और उसको साथ ही हम थर्ड कैटेगरी भी इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड यानी फंक्शनल थ्योरी के साथ। फंक्शनल थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारे वीडियो लेक्चर मेरे साथ साथ लर्न कर सकें। तो ये जो थ्योरी है इसको देने वाले ऑथर का नाम है कैलमन। इस थ्योरी के अंदर ये कंसीडर किया गया है कि कैसे एटीट्यूड और एफर्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं और किस तरीके से एटीट्यूड और एफर्ट्स रिलेट करते हैं मोटिवेशनल स्ट्रक्चर को। हर एक एटीट्यूड जो है वो हमारे लिए कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है और हम अपने एटीट्यूड को तभी चेंज करते हैं जब हमें उसका जो पर्पस है, उसका जो फंक्शन है, उसको बदलना होता है। तो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ली गई है उन कंडीशंस की, या यूं कहूँ उन फंक्शंस की जो इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे एटीट्यूड चेंज को। और कब कुछ ऐसा हो जाएगा जब इंसान ये डिसाइड कर लेगा कि मैंने एटीट्यूड को चेंज नहीं करना, या अगर मैंने चेंज किया है तो उस चेंज को मैं स्टेबल ही रखने वाली हूँ। इट मीन्स इसके अंदर डिस्कस करा जाएगा कि एक इंडिविजुअल का क्या मेथड है चीज़ों से कोप करने का और किस तरीके से वो अपने गोल्स को अचीव कर लेता है। इस थ्योरी के अंदर सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी किया गया है। इसके अंदर ये बोला गया है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन और एटीट्यूड चेंज के 3 प्रोसेस होते हैं। ये एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। जो पहला प्रोसेस है उसका नाम है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है कि एटीट्यूड जब भी हमारा बनता है उसके पीछे कई सारे कंसीक्वेंसेस होते हैं। एटीट्यूड बनाने या बदलने के पीछे इंसान ये सोच लेता है कि इस एटीट्यूड को बनाने या बदलने में मुझे क्या फायदा होगा, या किस पनिशमेंट से मैं अपने आप को दूसरों से बचा सकता हूँ। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने बिलीफ को बदल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ या किसी एक खास ग्रुप के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने एटीट्यूड को बदल लेता है। यानी वो एक सर्टेन वे में बिहेव करना शुरू कर देता है ताकि वो एक ग्रुप के साथ कंप्लाई कर जाए और जो वो ग्रुप उससे चाहता है वो कर दे, जिसके बदले में या तो उसे कोई रिवॉर्ड मिल जाए या वो किसी पनिशमेंट से बच जाए। सेकंड प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल अपने बिलीफ को ही बदल देता है, यानी उसने अपनी सोच को बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि उसने किसी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना है। अगर आप स्लाइड को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये लिखा है कि जब भी एक पर्सन अपने एटीट्यूड को बनाता है या बदलता है उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो अपनी सोच को बदलता है।
यानी सेल्फ डिफाइनिंग का मतलब है अपनी सोच को बदल देना, जिसका रीजन क्या है कि वो एक इन्फ्लुएंसिंग एजेंट जो है उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। चलो मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको प्यार करें। तो वो बच्चा क्या करेगा, जो उसके पेरेंट का एटीट्यूड होगा, जो उसके पेरेंट का बिलीव होगा, वो उसको अडॉप्ट कर लेगा कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे मम्मी या पापा खुश हो जाएंगे और वो मुझे प्यार करेंगे। तो इस तरीके से जब एक इंडिविजुअल नया एटीट्यूड अडॉप्ट करता है, और इसका कारण ये होता है कि वो किसी से एडमायरेशन चाहता है, किसी से प्यार या इज्जत चाहता है, और इसी कारण से वो एक डिजायर्ड रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए अपना एटीट्यूड बदल देता है। उसे बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन। अब दोनों के अंदर फर्क क्या हुआ, कंप्लायंस और आइडेंटिफिकेशन का। कंप्लायंस के अंदर इंडिविजुअल ने अपना बिलीव नहीं बदला था, उसने सिर्फ खुश करने के लिए उस बात को मान लिया था। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के अंदर ह्यूमन बीइंग ने अपना बिलीव ही बदल दिया है। नाउ कम्स थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है किसी नए एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेना, क्योंकि वो हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ मैच करता है। यहाँ पर स्लाइड में मैंने एक वर्ड लिखा है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जो मैच करे या अनुकूल हो, हमारे साथ सेम हो जो हम सोचते हैं। तो जब भी हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिली जो मेरे एटीट्यूड के साथ मैच कर रही है, मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ मैच कर रही है, तो उसी हिसाब से मैं अपने एटीट्यूड को बदल लूंगी या उसे अपना लूंगी। तो इंटरनलाइजेशन का मतलब ये होता है जब हम मन से, अपने दिल से, अपने वैल्यू सिस्टम से मैच करते हुए एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेते हैं या उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारी फंक्शनल थ्योरी जो है वो कंप्लीट हुई। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो चेंजेस हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ चेंज है उसका नाम है कॉन्ग्रुएंट चेंज। तो कॉन्ग्रुएंट चेंज का मतलब क्या होता है, ये वो चेंज होता है जब वो मूवमेंट सेम डायरेक्शन में लेके जाता है। उसकी इंटेंसिटी या तो कम हो सकती है या सेम रह सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ अ पर्सन डिसलाइक्स हिज बॉस, एक इंसान है, एक एम्प्लॉई है जिसे अपना बॉस पसंद नहीं है, यानी उसका कौन सा एटीट्यूड हुआ, उसका नेगेटिव एटीट्यूड हुआ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसका एटीट्यूड तो उतना ही नेगेटिव रहेगा, लेकिन कुछ हद तक कम होने लग जाएगा। डिसलाइक रहेगा, लेकिन डिसलाइक की जो इंटेंसिटी है, जैसे कहते हैं ना बहुत बुरा लगता है, तो बहुत बुरे से कम बुरा लगने लग जाएगा। देखो मूवमेंट सेम है, लग बुरा ही रहा है, पहले ज्यादा बुरा लगता था, अब कम बुरा लग रहा है। इसे बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट चेंज। अब आता है सेकंड टाइप ऑफ चेंज जिसे बोला जाता है इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, जैसे पिछला कॉन्ग्रुएंट था उसमें क्या था कि मूवमेंट सेम थी, इसके अंदर जो मूवमेंट है या जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी या पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी मूवमेंट जो है वो बदल जाएगी। अब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि एक एम्प्लॉई है जिसे अपना बॉस पसंद नहीं है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो अपने बॉस को पहचानता है, उसे बॉस अच्छा लगने लग जाता है। अब देखो डिसलाइक क्या बन गया, लाइक बन गया। तो इस तरीके से जो उसका एटीट्यूड था वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो जब एटीट्यूड चेंज जो है उसकी दिशा बदल जाती है उसे बोला जाता है इनकॉन्ग्रुएंट। नाउ कम्स नेक्स्ट थ्योरी जिसका नाम है सोशल जजमेंट थ्योरी। इस थ्योरी को देने वाले साइकोलॉजिस्ट का नाम है शेरिफ एंड हॉवलैंड। उन्होंने ये बोला कि एक पर्सन का जो इनिशियल एटीट्यूड होगा, यानी जो स्टार्टिंग में सबसे पहला एटीट्यूड होगा, उसका नाम होगा एंकर, उसको बोला जाएगा एंकर। और वही एटीट्यूड जो होगा वो इंसान को जजमेंट बनाने में हेल्प करेगा। यानी जब भी कोई नया स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है, आप वहां से भी देख सकते हैं।
तो जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसकी प्रोसेसिंग के टाइम लोग अपने इनिशियल एटीट्यूड को यूज करेंगे, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सोचने की शुरुआत कहाँ से होगी? इनिशियल एटीट्यूड से। इनिशियल एटीट्यूड को क्या बोला जाएगा इस थ्योरी के हिसाब से? एंकर। अब आ जाते हैं बेसिक फैक्ट्स। पहला बेसिक फैक्ट ये है कि लोग जो हैं वो जजमेंट करते हैं हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में। दूसरा बेसिक फैक्ट ये है कि जैसे ही एक इंडिविजुअल को नई सिचुएशन मिलती है तो वो उसकी तरफ अपना एक रिस्पॉन्स जो है उसको बनाना शुरू कर देता है, और उसके रिस्पॉन्स की एक रेंज होती है। अब वो रेंज क्या होती है ये मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगी। अब जब भी किसी इंसान को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी तोड़ मरोड़ लेता है अपनी जजमेंट के हिसाब से। और यही डिस्टॉर्शंस जो हैं वो कल को इफेक्ट डालती हैं कि हम इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुन रहे हैं, हम परसुएड हो रहे हैं कि हम अपनी जजमेंट के ऊपर अड़े हैं और कोई नई इंफॉर्मेशन को हम अपनाना नहीं चाहते। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि रेंज होती है, तो उस रेंज को इस थ्योरी के अंदर नाम दिया गया है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड स्टडी करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हर एक पर्सन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसे या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बोला जाता है या ईगो इन्वॉल्वमेंट बोला जाता है। तो जब भी कोई नया इशू आता है तो हमारी ईगो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, हमारी अपनी ओपिनियंस होती हैं, तो उन ओपिनियंस को हम आगे लेके जाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए। तो कभी कभी जब हमें कोई नया मैसेज मिलता है हम अपनी ईगो के साथ उसको इवेलुएट करते हैं कि इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको इसे एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में बताऊंगी। अब ये जो लैटिट्यूड्स हैं इस थ्योरी के अंदर इनको एटीट्यूडनल कंटिन्यूम भी बोला गया है। इसके अंदर 3 लैटिट्यूड स्टडी किए गए हैं। पहला लैटिट्यूड है एक्सेप्टेंस का। जब हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है और वो मेरी सोच के साथ मैच करती है तो हम फटाफट से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर डिस्टॉर्शन नहीं है, मैचिंग हो गई तो हम फटाफट उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैच हो रही है ना इंफॉर्मेशन, तो ये इंडिविजुअल के लिए सबसे प्रेफर्ड पोजीशन है, क्योंकि उसे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, जो वो सोचता है वैसे इंफॉर्मेशन है तो सब कुछ बढ़िया है। तो इसे बोला जाएगा एंकर, जैसे मैंने आपको समझाया था पहले भी। अब जो अगला लैटिट्यूड है वो है लैटिट्यूड ऑफ रिजेक्शन। जब भी हम कोई नई इंफॉर्मेशन लेते हैं जो हमें ऑब्जेक्शनेबल लगती है तभी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी ओपिनियन के साथ मैच नहीं कर रही। तीसरा लैटिट्यूड है नॉन कमिटमेंट का। इसका मतलब क्या है कि पर्सन ना तो उसे एक्सेप्ट करता है ना तो उसे अनएक्सेप्ट करता है, यानी उसकी कोई ओपिनियन नहीं है उसके बारे में, तो वो नॉन कमिटमेंट वाले लैटिट्यूड में फॉल कर जाती है। अब जितनी ज्यादा ईगो इन्वॉल्व होती जाएगी उतना ही लैटिट्यूड ऑफ रिजेक्शन बड़ा होता जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब आ गई एग्जाम्पल की बारी। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली है। एक है मिस्टर ए जिनके पास ऑल्टो कार है और ये पर्सन हाई ईगो इन्वॉल्वमेंट वाले पर्सन हैं। यानी कि अब मैं यहाँ एग्जाम्पल लेती हूँ कि उन्हें एक नई कार की डेमो लेनी है सेंट्रो की। अब होगा क्या, अब हाई ईगो है, जब वो डेमो लेने जाएंगे उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी वो उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। इट मीन्स रिजेक्शन का चांस ज्यादा है। इसे बोला जाता है कंट्रास्ट इफेक्ट, क्योंकि वो किसी भी कंट्रास्ट इंफॉर्मेशन को लेने को रेडी नहीं है। अब दूसरे हैं मिस्टर बी। अब आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़िए। मिस्टर बी जो हैं उनके पास भी ऑल्टो कार है, लेकिन वो लो ईगो इन्वॉल्वमेंट वाले पर्सन हैं। तो जब वो सेंट्रो कार की डेमो लेने जाएंगे उसके पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में सुनेंगे तो वो अपनी सोच को बदल देंगे और वो सोचेंगे कि ये कार भी अच्छी है। इस तरीके से यहाँ पर एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस बड़ा हो जाएगा। इसे बोला जाता है एसिमिलेशन। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले वीडियो लेक्चर को भी सुन सकें। सो स्टे हैप्पी, एंजॉय लर्निंग।